अस्सलामुअलैकुम। मैं ज़ीनत जबीन सिद्दीकी एक बार फिर से आप सबों की खिदमत में अपनी एक ताज़ा तरीन कहानी मेरे सपनों की रानी लेकर हाजिर हूँ। समाअत फरमाएं। नाम था मेरा राहुल। सब राहुल ही पुकारते थे, स्कूल में भी और कॉलेज में भी। फिर कॉलेज के चौथे साल में था कि मुझे वो मिल गई। देखिए, मैं वो कह रहा हूँ और आप लोगों के लब मुस्कुरा रहे हैं। अब झूठ मत बोलिए, मुस्कुराए थे, मैंने अपनी आँखों से देखा है। बिल्कुल ऐसी ही मुस्कुराहट मेरे लबों पर भी आई थी जब मैं उसे पहली बार देखा था। हाँ, तो मैं कह रहा था, मुझे वो मिल गई। उसके मिलते ही दोस्त यार मुझे मजनू कहने लगे। मुझे ये नाम भी बड़ा पसंद आया। मैं वो सुहानी सी शाम कभी नहीं भूल सकता जब वो कंधे पर स्कूल बैग और हाथ में आइसक्रीम पकड़े सड़क के किनारे चल रही थी और मैं दोस्तों के साथ नुक्कड़ में खड़े एक ठेले पर चाय पी रहा था। वो मुझे नज़र आई तो मैं नज़रें न हटा सका। कौन है ये? मैंने पास खड़े अपने एक दोस्त को क्यों मार कर उसकी तरफ इशारा किया तो वो, अरे इसे दूर ही रहो, अभी हफ्ता भर पहले ही तुम्हारे घर के बगल वाली मकान खरीदा है इसके पापा ने, वो कह रहा था। और मेरी नज़रें उस पर ठहर कर रह गई थी। वो चलते चलते एक बलून वाले के पास रुक गई। कंधे पर बैग, हाथ में आइसक्रीम, और अब वो बलून खरीद रही थी। बलून बहुत बड़ा था, उसकी कद के बराबर। वो पैसे देकर बलून दोनों हाथों से पकड़े चली आ रही थी। आइसक्रीम पिघल रहा था। मैं लपक कर उसके पास पहुंच गया। लाओ, बलून मैं पकड़ता हूँ, तुम आइसक्रीम खाओ कहकर मैंने बड़े प्यार से उसे देखा तो वो मुस्कुराई और बलून छोड़ दी। अब वो मेरे साथ चल रही थी। मैं राहुल, तुम्हारे बगल वाले मकान में रहता हूँ, आज ही बड़े भैया के घर से आया हूँ, मैं उसे बता रहा था। और वो मेरी बातों से बेखबर मगन मगन सी आइसक्रीम खा रही थी। अपनी गली में मुड़ने से पहले उसकी आइसक्रीम ख़त्म हुई और वो अपना बलून लिए चलती बनी। ये थी मेरी उससे पहली मुलाकात। उस पहली मुलाकात के बाद वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। हाँ, उसके पापा से मुलाकात होती थी, लंबे चौड़े, बड़ी मूंछों वाले। सड़क पर निकलते तो लड़के इधर उधर हट जाते। गुस्सा नाक पर धरा होता था। बातें बड़ी रौब से करते थे। हम जैसे तो उनके किसी खाते में ही नहीं थे। ना बाड़ी शाड़ी थी, ना उनकी तरह रोब। हाँ, तो मैं कह रहा था, वो आइसक्रीम वाली, बलून वाली मुझे कहीं नज़र न आई। मेरा दिल बेचैन हो रहा था। शाम नुक्कड़ पर खड़ा रहता कि वो फिर नज़र आ जाएगी, मगर नहीं। हार कर मैं अपनी छत पर आ गया। उसे देखे 10 रोज़ हो गया था। मैं उसे देखना चाहता था, इसलिए चुपके से बगल वाली छत पर झांका तो वो तार पर कपड़े फैलाती हुई आंखें निकालकर मुझे देखी। फिर बोली, ये क्या हरकत है, पापा को बुलाऊं क्या? वो गले फाड़ कर बोली तो मैं झींप गया। फिर हिम्मत जुटाकर बोला, वो तुम्हें ही खोज रहे थे हम। मेरी बात पर वो तार पर कपड़े छोड़कर ज़रा सामने आई और बोली, वो तुम बलून वाले। वो धीरे से मुस्कुराई तो मेरी जान में जान आई कि चलो दोस्ती की उम्मीद है। हाँ हाँ, मैं वही राहुल, बलून वाला, कहकर मैं हंस पड़ा। ये तुम्हारा ही घर है क्या? वो अब छत पर रखे ईंटों पर चढ़कर मुझसे पूछ रही थी और मैं सीधा होता हुआ कह रहा था, हाँ, बड़े भैया बनारस में सर्विस करते हैं और मैं यहाँ अकेला रहता हूँ, माँ बाबा तो है नहीं। और तुम? मैं रुक कर उसे देखने लगा। मैं सांवरी, इंटर की पढ़ाई करती हूँ।
यहाँ आकर 1-2 दिन कॉलेज गई, फिर पापा ने मना कर दिया। कह रहे हैं प्राइवेट एग्ज़ाम दे देना, यहाँ के लड़के ठीक नहीं लगते उन्हें। वो सादे से अंदाज में कह रही थी और मेरा दिल बैठा जा रहा था। यहाँ के लड़के ठीक नहीं लगते उन्हें। मेरा दिल जैसे धड़कना भूल गया। अच्छा, अब चलती हूँ, कहती वो ईंटों से उतरी और बाल्टी उठाकर छत से नीचे उतर गई। मैं खड़ा ही रह गया। फिर हम दोनों की अक्सर मुलाकातें छत पर ही हो जाती। कभी वो अमिया सुखाने, कभी पापड़ सुखाने, कभी छत पर झाड़ू लगाती रहती। मैं उसे अपनी छत के मुंडेर से पर बैठकर देखता रहता। कभी वो मुझे देखकर मुस्कुरा देती तो कभी मैं उसे देखकर। इस देखा देखी में मैं उसे अच्छा लगने लगा। उस शाम सांवरी छत पर आई तो सुबक रही थी। क्या हुआ? मैं हैरानी से उसकी आंखों में देखता पूछ रहा था। तुम साफ साफ बताओ, मुझसे शादी करनी है या नहीं? वो आंसू पोंछती कह रही थी। अरे भाई, करनी क्यों नहीं है? करनी है शादी, तुमसे ही करनी है। मैं प्यार से उसका हाथ अपने हाथों में लेने लगा। झूठ बोल रहे हैं आप, कहकर वो मेरा हाथ झटक दी। 3 साल बीत गए और तुम हो के अभी पढ़ाई है, अभी नौकरी नहीं लगी, कहकर मुझे टालते आ रहे हो। हाँ, तो बगैर सर्विस की शादी कैसे कर लेता? मैं हौले से मुस्कुराया तो वो ज़ोर से रो पड़ी। फिर रोते रोते बोली, अब तो मिल गई नौकरी भी, अब क्या मजबूरी है? वो और रो रही थी। मजबूरी तो कुछ भी नहीं, मगर तुम्हारे पापा, कहकर मैं रुक गया। क्या पापा? वो रोना भूलकर मेरी आंखों में देखने लगी। वो उनकी मूछें, उनका रोब, वो ज़रा ख़तरनाक किस्म के पापा हैं। मैं रुक रुक कर बोला तो वो धीरे से मुस्कुराई। हैं तो रहें, तुम्हें उनसे बात करनी ही पड़ेगी। और हाँ, अगर तुमने हफ्ता भर में बात नहीं की तो फिर मेरी बारात पर शहनाई बजाना। वो नाराज़ होकर पलट गई तो मैं सर पकड़ कर रह गया। उसके पापा से बात करना कितना मुश्किल था। मैं तो उनके सामने भटकता ही नहीं था। उन्हें उनके दरवाजे पर खड़ा देखता तो अपने घर से बाहर नहीं निकलता, और अब उनसे बात करना। वो हफ्ते का आखिरी दिन था। दोपहर का खाना खाकर तैयार होने लगा कि आज पापा जी से बात कर लेते हैं कि तभी फ़ोन बजने लगा। दौड़कर उठाया तो दूसरी तरफ हफ्ता भर बाद उसकी आवाज़ सुनाई पड़ी थी। आवाज़ बात करने की नहीं, रोने की आवाज़ आई थी। वो रो रही थी और मैं बार बार पूछ रहा था, क्या बात है, कुछ तो बताओ। क्या बताऊं? आखिर वो काट खाने वाले अंदाज में गरजी थी तो मैं ज़रा सहम गया। फिर वो आगे कहने लगी, अब शहनाई ही बजाना मेरी शादी पर। पापा ने मेरी शादी फिक्स कर दी है। उसकी बातें थीं या बम का गोला। मेरी कदम तले से ज़मीन सरक गई। अरे, तुम ज़रा सांस तो लो, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे कैसे भला कोई तुम्हारी शादी करा सकता है? तुम साफ कह देना, मुझे राहुल पसंद है। मैं उसे बहला रहा था। मैं कुछ नहीं बोलूँगी, बड़े आए, मुझे राहुल पसंद है, कहकर वो फ़ोन रखी तो मैं भागकर अपनी छत पर आ गया। फिर अपने छत से उसके छत पर और छत से उसके आंगन में झांका तो वो पेड़ के नीचे बने चबूतरे पर मोबाइल पकड़े बैठी सुबक रही थी। सांवली, मैंने उसे हौले से पुकारा तो वो सर उठाकर मुझे देखी और आंखें साफ करती हुई कुछ इशारे करने लगी। मैं कुछ ना समझते हुए कह रहा था, देखो सांवली, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारे पापा से आज बात करने वाला था। देखो, मैं शादी तुमसे ही करूँगा, 10 बार जाऊँगा तुम्हारे पापा के पास। मैं रवानी से कह रहा था कि तभी छत पर पायल की आवाज़ सुनाई दी। मैं मुड़ा। आंटी थी मेरे पीछे खड़ी, मेरी बातें सुन रही थी। अब मैं समझ गया कि सांवरी यही इशारा कर रही होगी कि मम्मी ऊपर जा रही हैं। मैं सर झुकाए चुपचाप अपनी छत की तरफ जाने लगा कि तभी
उनकी आवाज़ आई। कब से जानते हो सांवरी को? आवाज़ पर मैं जाते जाते रुक गया। 3 सालों से मैं सर झुकाए खड़ा था कि तभी सांवरी भी बेतरतीब होती सांसों के साथ छत पर आ गई थी। शादी करोगे सांवरी से? मम्मी का अंदाज बड़ा काटदार था। जी करूँगा, पापा से बात भी करूँगा और उन्हें मना भी लूँगा। मेरे अंदर की बेचैनी बाहर निकल रही थी। मम्मी तीखी नज़रों से मुझे सर से पैर तक देखते हुए बोली, बड़ा मुश्किल है, मना लो तो ठीक है। कहते हुए वो जुमला अधूरा छोड़कर सांवरी का हाथ को साथ लिए छत से नीचे उतर गई। मैं सर पकड़कर रह गया। अब मैं फिर से उधेड़-बुन में पड़ा था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। पापा जी हर रोज सुबह छत पर योगा किया करते थे। योगा कम और मुझ जैसे लड़कों को अपनी बॉडी शादी दिखाकर डराते ज़रा ज़्यादा थे। तेल की मालिश वाली बॉडी थी उनकी। मैं सुबह छत पर आ गया। वो भी थे अपनी छत पर। मैंने चोर नज़रों से उन्हें देखा। वो योगा में मगन थे। मैं बेमकसद इधर उधर टहलने लगा। बार बार उनकी तरफ देख लेता कि कब वो मुझे देखें तो मैं उन्हें गुड मॉर्निंग कहूँ। 2-4 मिनट के बाद मेरी नज़रें उनसे मिली तो मैं उन्हें गुड मॉर्निंग कहने वाला था, मगर गुड के बाद मॉर्निंग निकल ना पाया। क्या गुड? यानी तुम हमें बताओगे कि मैं वर्जिश कर रहा हूँ? वो ठीक है। वो मेरे गुड पर चरागपा होते हुए ईंटों के ऊपर चढ़ आए थे। वो पापा जी नहीं अंकल जी, वो गुड मॉर्निंग कह रहा था कि गुड निकल पड़ा। मैं हाथ जोड़कर कह रहा था, मैंने हाथ जोड़कर कहा तो वो ठीक है कहकर योगा मैट उठाकर छत से नीचे उतरे और उनके उतरते ही मम्मी मसाले लगे आम के टुकड़ों से भरा थाल लिए छत पर आ गई। फिर टाट पर लटका कपड़ा उठाकर उसे छत पर बिछाती हुई मुझे देखकर मुस्कुराई। फिर बोली, कर ली बात? नहीं, वही करने वाला था, मगर पापा जी कुछ सुनने को तैयार ही नहीं है। मैं खिसियाना हो रहा था। वो कपड़े पर एक एक आम के टुकड़े फैला रही थीं। मेरी बात पर हाथ रोककर मुझे देखीं, फिर बोली, शादी ब्याह की बातें ऐसी छतों पर, रास्तों में, चौराहे पर थोड़ी होती है। अरे मेरे घर आओ, अंकल से मिलो, नौकरी के बारे में बताओ। फिर हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। मैं उनकी बातें ख़त्म होने से पहले छलांग मारकर उनके छत पर था और आम के टुकड़े कपड़े पर फैलाते हुए कहने लगा, नहीं मम्मी जी, मैं सांवरी के बगैर। कहते कहते मैं रुक गया। ठीक है, शाम घर पर आकर अंकल से मिलो, कहती वो थाल उठाकर चली गई। तो मैं सर हिलाता अपनी छत की तरफ आ गया। फिर सारा दिन मैं इसी उधेड़ बुन में रहा कि शाम बात कैसी की जाए। बहुत हिम्मत जुटाकर शाम को मैं मिठाई का डब्बा लिए उनके घर पर था। बिल की आवाज़ पर पापा जी बाहर आए, मुझे सर से पैर तक देखा, फिर बोले, गुड मॉर्निंग तो कह चुके थे, गुड इवनिंग कहना है क्या? उनके अंदाज पर मैं मुस्कुराया, फिर बोला, वो अंकल जी मेरी सर्विस लगी है। कहकर मैंने मिठाई का डब्बा उन्हें पकड़ाया तो वो ज़रा साइड होकर मुझे रास्ता दिया कि तभी आंटी की आवाज़ आई, वो अंकल मेरी सर्विस लगी है। कहकर मैंने मिठाई का डब्बा उन्हें पकड़ाया तो पहले वो मुझे सर से पैर तक देखे, फिर डब्बा पकड़ते हुए बोले, चलो ठीक है। अभी उनकी बात ख़त्म भी नहीं हुई थी कि मम्मी की आवाज़ सुनाई दी, अरे उसे अंदर तो बुलाएं। ये क्या, दरवाजे पर खड़ा कर रखा है आपने? मम्मी की आवाज़ पर अंकल ज़रा किनारे हुए तो मैं धीरे से अंदर चला आया। फिर चाय पी ली, नाश्ता कर लिया, आंटी से गपशप हो गया। बस वही नहीं हुआ जिसके लिए आया था। 1 घंटे बाद मैं उठने लगा। आंटी सर झुकाए बैठी थी। अंकल ने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा था। अच्छा मैं कल आऊँगा,
कहकर मैं उठ गया। कल किस लिए? अंकल अखबार से सर उठाकर पहली बार मुझसे मुखातिब हुए थे। मैं उठते उठते बैठ गया। सांवरी से शादी की बात करने। मम्मी जी मुस्कुरा कर बोली तो मेरे सामने अंधेरा छाने लगा कि जाने अब क्या होगा। कल भी बरखुरदार चाय नाश्ता करके निकल जाएंगे। शादी की बात क्या खाक करेंगे ये। अंकल ने मुस्कुरा कर कहा तो मेरी जान में जान आई और मैं अपनी जगह से उठकर उनके कदमों के पास हाथ जोड़कर बैठ गया। अंकल प्यार से मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, तुम्हारी आंटी ने मुझे उसी दिन बता दिया था जब तुम सांवरी से आंगन में बात कर रहे थे। मैंने ही उसे कहा था कि वो तुमसे कहे कि मुझसे शादी की बात करे, मगर तुम कहते उन्होंने अपना जुमला अधूरा छोड़ दिया। मगर मैं हिम्मत ना जुटा सका। कहकर मैंने सर झुका लिया। ये तुम्हारी शराफत है। मुझे तुम पहले से पसंद थे। बड़ा अच्छा स्वभाव है तुम्हारा। और फिर तुम मेरी सांवरी को पसंद हो। मुझे और क्या चाहिए? अंकल मेरी पीठ पर हाथ रखे कह रहे थे और मेरी नज़रें नीची थीं। कुछ देर के लिए वो रुके, फिर बोले, हफ्ता भर में भाई और भाभी को बुला लो और शादी की बात पक्की करा लो। जी मैं बुलाता हूँ। मेरी इस जल्दीबाजी वाली जी पर अंकल और आंटी का कहकहा बुलंद हुआ था। मैं एक बार फिर से सर झुकाए बैठा था। मेरी आज की कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। मैं अपनी ताज़ा तरीन कहानी लेकर जल्द आप सबों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अपना ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। फ़ी अमानिल्लाह।